मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उपभोक्ता का संतुलन। उसी में मैंने आपको बताया था सीमांत उपयोगिता के हार्स का नियम। पहले अभी हम लोग कल जो पढ़े थे उसमें हमने पढ़ाया सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता में क्या अंतर है। उसे मैंने एक चार्ट के द्वारा भी आपको बतला दिया और उसे चित्रों के द्वारा भी स्पष्ट कर दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता के हार्स का नियम। अब सीमांत उपयोगिता के हार्स का क्या नियम होता है? इस सीमांत उपयोगिता हार्स के नियम को आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। ऑब्लिक में आपको सीमांत उपयोगिता का हार्स नियम पूछ सकता है या फिर आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। इसलिए आप याद रखेंगे कि सीमांत उपयोगिता हार्स के नियम को आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसे क्या कहते किसे हैं। इस नियम का सर्वप्रथम उल्लेख ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री H.H. गॉसेन ने किया था। इसलिए एक चीज़ और ध्यान दें, इसलिए इसे गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। इसलिए इसे गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम देख सकते हैं आप, सीमांत उपयोगिता का हार्स नियम और आवश्यकता संतुष्टि का नियम और गॉसेन का प्रथम नियम। अब ये तीनों नियम एक ही है पर इसके नाम तीन हो गए, इसलिए एग्जाम में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे सीमांत उपयोगिता के हार्स नियम को आवश्यकता संतुष्टि का नियम और गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जा सकता है। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि एक मनुष्य के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा हो उसमें निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उस व्यक्ति को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वह उसकी मात्रा में होने वाली प्रत्येक विधि के साथ कम हो जाती है। इसको अगर मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति कोई सामान को परचेस करता है और वो कम पैसे में कोई सामान को परचेस करता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये हैं, ये 1000 रुपये में मैं 4 सामान परचेस कर लेती हूँ तो मैं ज़्यादा संतुष्ट हो जाऊँगी। लेकिन अगर इसमें मैं सिर्फ एक ही सामान परचेस कर सकती हूँ, अगर मैं महंगा सामान ले रही हूँ और एक ही सामान परचेस कर सकती हूँ तो मेरी संतुष्टि पूरी नहीं होती है। तो यही इसका सिंपल सा मीनिंग है। अगर आप लिखना चाहें तो एक बार फिर मैं बोल देती हूँ। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि एक मनुष्य के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा हो उसमें निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उस व्यक्ति को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसकी मात्रा में होने वाली वृद्धि को ही सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। आप वीडियो को रोक के भी इसको लिख सकते हैं। अब घटती सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने की आवश्यक शर्तें। सीमांत नियम के लागू होने की क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं? सीमांत नियम के लागू होने की शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं इसे लागू होने के लिए? ध्यान देंगे और आप लिख लेंगे। सीमांत नियम के लागू होने की निम्नलिखित शर्तें हैं। पहला शर्तें क्या है? वस्तुओं का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। यदि उसके उपभोग की इकाइयों में समय अंतराल है तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। ध्यान देंगे, कहाँ पे ये सिद्धांत लागू होगा? जहाँ पे किसी भी वस्तु का बिक्री लगातार चलते रहे, वो रुकना नहीं चाहिए बीच में, ठीक है? हमेशा, मतलब सालों भर, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो सालों भर चलने वाला हो उसके लिए सीमांत नियम लागू किया जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, स्वेटर का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर हम स्वेटर का कारोबार करते हैं तो बीच में तो गैप आ जाता है, जहाँ गर्मी आती है स्वेटर की बिक्री कम हो जाती है और जब ठंड होता है तब स्वेटर की बिक्री बढ़ जाती है। तो उसमें हम सीमांत नियम लागू नहीं कर सकते क्योंकि उसमें समय अंतराल का गैप होता है। तो हम सीमांत नियम कहाँ लागू कर सकते हैं? जहाँ समय अंतराल का गैप ना हो। दूसरा देखिए, वस्तु की उपभोग इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए। जितनी वस्तुओं का मांग हो उतनी वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए, तब सीमांत नियम लागू होंगे।
ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, सभी वस्तु, इकाइयां, आकार व बनावट में एक समान अथवा समरूप होनी चाहिए। ऐसी वस्तुओं के कारोबार में हम इसे लगा सकते हैं जो हमेशा एक ही तरह से बने, ठीक है, एक ही तरह से बने, कभी उसमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये नियम उसमें काम नहीं करेगा। चौथा, एक समय में व्यक्ति की एक ही आवश्यकता का अध्ययन किया जा सकता है। एक इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि हम सीमांत नियम, एक समय में सिर्फ एक ही वस्तु का हम अध्ययन कर सकते हैं, दो या दो से अधिक वस्तुओं का अध्ययन नहीं कर सकते, ठीक है। जहाँ पर ये सारी शर्तें लागू हो वहीं पर सीमांत नियम लागू होता है। जहाँ पे ये सारी शर्तें काम नहीं कर रही वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन, अब ये उपभोक्ता संतुलन क्या है, तो इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। दो कैटेगरी में, पहली कैटेगरी में एक वस्तु का उपभोग दिखाएंगे, ठीक है, एक वस्तु का उपभोग, और दूसरी कैटेगरी हम बांटते हैं दो या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग, दो या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग। उपभोग तो आपको पता ही है, किसी चीज को यूज करने को उपभोग कहते हैं, या एक वस्तु का उपभोग या तो फिर दो या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग उपभोक्ता संतुलन में आता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सीमांत उपयोगिता हार्स नियम की क्या मान्यताएं हैं और क्या सीमाएं हैं। लिख लें आप, सीमांत उपयोगिता हार्स नियम की मान्यताएं एवं सीमाएं, ठीक है। सीमांत उपयोगिता हार्स नियम कहाँ लागू होगा, उसमें क्या सीमाएं हैं, तो लगभग ये सीमाएं सीमांत उपयोगिता का जो पीछे अभी मैंने जो पॉइंट्स आपको बतलाए वही पॉइंट्स यहाँ पर भी आ जाएंगे। सीमांत उपयोगिता हार्स नियम की क्या क्या मान्यताएं हैं और क्या क्या सीमाएं हैं, तो पहला हो जाएगा उपभोग की क्रिया लगातार होनी चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा हो जाएगा उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसी से वो इतना संतुष्ट होना चाहिए कि वो दोबारा वही प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि जब हम लोग कोई चीज़ यूज़ करते हैं वो हमें बहुत फ़ायदा करता है या हमें बहुत पसंद आ जाता है, तो अक्सर हम क्या कोशिश करते हैं कि हम उसी को लें। जैसे कोई क्रीम, मान लो हम कोई क्रीम लगाते हैं, वो क्रीम हमारे चेहरे को सूट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हर बार वही क्रीम यूज़ करते हैं और क्रीम को जल्दी बदलते नहीं हैं। तो यही सब प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्रोडक्ट में हम सीमांत उपयोगिता हार्स नियम लगा सकते हैं, जिससे उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति है वो जल्दी चेंज नहीं होनी चाहिए। वस्तु की इकाइयाँ पर्याप्त होनी चाहिए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता का फैशन, आदत एवं रुचि समान रहनी चाहिए। वास्तव में ये मान्यताएं इस नियम की सीमांत है, क्योंकि यह नियम तभी लागू होगा जब सारी मान्यताएं उपस्थित हो। अगर ये सारी मान्यताएं उपस्थित ना हुई तो हमारा ये नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं उपभोक्ता का संतुलन। मैंने आपको बताया उपभोक्ता का संतुलन दो भागों में हमने बांटा उसे, एक वस्तु का उपभोग और दो या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग। तो उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करने के लिए मार्शल ने दो सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन करने
के लिए मार्शल ने 2 सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत आप लिख लें, मूल्य सीमांत उपयोगिता के बराबर। मूल्य सीमांत उपयोगिता के बराबर। और दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापन का नियम अथवा इसको सिंपल मीनिंग में हम बोल सकते हैं अथवा संतोष, अधिकतम संतोष का नियम। अधिकतम संतोष का नियम। चलिए इन दोनों नियमों को समझ लेते हैं। उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन करने के लिए मार्शल ने 2 सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत है मूल्य सीमांत उपयोगिता के बराबर। आपको ध्यान देना चाहिए, सीमांत उपयोगिता में मैंने आपको बहुत सिंपली वे में समझाया कि सीमांत उपयोगिता हम किसे कहते हैं, एक संतुष्टि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे कि मूल्य सीमांत उपयोगिता के बराबर होना चाहिए, जितनी संतुष्टि है उसी के हिसाब से मूल्य होना चाहिए। और दूसरा सम सीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापन का नियम अथवा अधिकतम संतोष का नियम। ये देखिए एक ही नियम है लेकिन उसके नाम देखिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम पहला, दूसरा उसको प्रतिस्थापन नियम भी कह सकते हैं और तीसरा उसे अधिकतम संतोष का नियम भी कह सकते हैं। ऐसी वस्तु की खरीदारी या ऐसी वस्तु का उपयोग जिससे हमें कम मूल्य पर, कम लागत पे अधिकतम संतोष प्राप्त हो, उसे अधिकतम संतोष का नियम कहते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके लिए एक और क्लास आपका करेंगे हम, क्योंकि ये अभी पूरा हुआ नहीं है, इसमें एक और क्लास की ज़रूरत है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। थैंक यू।